पेंशन स्कीम की जगह मोदी सरकार पहले न्यू पेंशन स्कीम यानी कि एनपीएस लेकर आई, जिसे लेकर बहुत विवाद हुआ। अब सरकार यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम लेकर आई है। अब 23 लाख कर्मचारी एनपीएस यूपीएस में से किसी एक को चुन सकते हैं। खैर, दावा किया जा रहा है कि यूपीएस सिस्टम एनपीएस से अच्छा है और इसमें ओपीएस के कई नियमों को ऐड ऑन किया गया है। 2004 से पहले जो भी सरकारी नौकरी पर थे उन्हें तो ओपीएस के तहत ही पेंशन मिलेगी, लेकिन उसके बाद वालों के पास अब दो ऑप्शन अवेलेबल है, एनपीएस या ओपीएस। कई लोगों के मन में एक सवाल भी आ रहा है कि क्या लंबी नौकरी करने वाले के लिए एनपीएस ज्यादा बेहतर है। इस वीडियो में आपको यही समझाने की कोशिश करेंगे। यूपीएस के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों को लाभ दिया जाएगा। एनपीएस के तहत प्राइवेट और सरकारी दोनों सेक्टर के कर्मचारी अकाउंट ओपन करा सकते हैं, जबकि ओपीएस सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए है। ओपीएस में पेंशन के लिए वेतन से कोई कटौती नहीं होती है, जबकि एनपीएस में वेतन से 10% बेसिक प्लस डीए की कटौती होती है और सरकार 14% पेंशन फंड में हिस्सेदारी देती है। वही यूपीएस में यही अमाउंट कटेगा, लेकिन सरकार की तरफ से 18.5% का योगदान दिया जाएगा। इस हिसाब से यूपीएस एनपीएस से काफी बेहतर है। अगर एन्युटी यानी कि ईयरली इन्वेस्टमेंट से रिटर्न 6% मान लिया जाए और पेंशन फंड में सालाना 8% बढ़ोतरी मान ली जाए तो लंबी नौकरी के लिए एनपीएस के मुकाबले यूपीएस में पेंशन ज्यादा मिलेगी। रिपोर्ट के मुताबिक एक्सपर्ट्स के किए गए कैलकुलेशन के मुताबिक 50,000 सैलरी पर अगर कोई कर्मचारी 25 साल की उम्र में नौकरी शुरू करता है और 35 साल तक नौकरी करता है तो यूपीएस के तहत उसके पेंशन फंड में कुल 4 करोड़ 26 लाख रुपए जमा होंगे। इससे उसे हर साल 2,13,000 रुपए मासिक पेंशन मिलेगी। वही एनपीएस के तहत उसके पेंशन फंड में 3 करोड़ 59 लाख रुपए ही जमा होंगे। ऐसे में उसे सिर्फ 1,79,000 रुपए की मासिक पेंशन ही मिलेगी। वही कोई कर्मचारी 35 साल की उम्र में नौकरी शुरू करता है और 25 साल बाद रिटायर होता है तो उसे यूपीएस के तहत 84,787 रुपए मासिक पेंशन मिलेगी, लेकिन एनपीएस में ये सिर्फ 71,400 रुपए ही होगी। जानकारों का कहना है कि जो लोग हाल ही में रिटायर होने वाले हैं उनके लिए यूपीएस बेहतर है, हालांकि उन्हें इन्वेस्ट से प्रॉफिट कमाने का अवसर नहीं मिलेगा। वही जिनकी लंबी नौकरी बाकी है उनके लिए एनपीएस बेहतर है। वे लंबे समय का इन्वेस्टमेंट करके प्रॉफिट कमा सकते हैं, लेकिन प्रॉफिट कितना मिलेगा, नुकसान होगा, इसका कैलकुलेशन करना मुश्किल है। यूपीएस में एटलीस्ट निश्चित पेंशन मिलती रहेगी। अगर जनवरी 2026 में 8वां वेतन आयोग लागू हुआ तो केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 34,560 रुपए होने का अनुमान है। साल 2004 से जोड़े तो नौकरी में 25 साल पूरे करने वाले कर्मचारियों का पहला बैच 2029 में रिटायर होगा। अब मान लीजिए 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद लेवल 1 के कर्मचारी की बेसिक सैलरी 34,560 रुपए हो गई है, तो इसकी 50% रकम 17,280 रुपए होगी। इस हिसाब से कर्मचारी को 17,280 रुपए प्लस डीआर की धनराशि पेंशन के तौर पर मिलेगी। हालांकि रेयर केस में ही होगा कि कोई कर्मचारी लेवल 1 पर नौकरी ज्वाइन करने के बाद रिटायरमेंट तक उसी लेवल पर रहे। प्रमोशन और अन्य नियम के मुताबिक समय समय पर इस लेवल में बढ़ोतरी होती रहती है, इसलिए कर्मचारी को इससे कहीं ज्यादा धनराशि पेंशन के रूप में मिलेगी। वही लेवल 18 के कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 4,80,000 रुपए होगी। इसका 50% कुल 2,40,000 रुपए प्लस डीआर की धनराशि पेंशन के तौर पर मिलेगी। सरकार हर कर्मचारी को उसकी हर 6 महीने की नौकरी पूरी करने पर उसकी बेसिक सैलरी प्लस डीए का 10% पैसा रिटायरमेंट के बाद लमसम अमाउंट के तौर पर देगी। ये रकम ग्रेच्युटी के अतिरिक्त होगी। इसे ऐसे समझिए कि अगर किसी कर्मचारी ने 10 साल 3 महीने नौकरी की है तो उसे 10 साल की बेसिक सैलरी प्लस डीए की 10% राशि बतौर लमसम अमाउंट दी जाएगी। पहले की तरह मेडिकल रीइंबर्समेंट और एरियर में कोई बदलाव नहीं किया गया। ये दोनों फायदे एनपीएस के तहत भी उसी तरह दिए जा रहे थे जिस तरह ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस में दिए जाते थे। हालांकि ग्रेच्युटी और जनरल प्रोविडेंट फंड को लेकर यूपीएस में कोई घोषणा नहीं की गई है। कहा जा रहा है कि ये लाभ एमपीएस की तरह ही चलेंगे। यूपीएस का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन, पारिवारिक पेंशन और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन देना है। चलिए आपको शॉर्ट में समझाते हैं कि आखिरकार यूपीएस क्या है। भारत सरकार के 23% कर्मचारी को 50% एश्योर्ड पेंशन मिलना तय हो गया है। रिटायरमेंट वाले साल के 12 महीनों के एवरेज बेसिक पे के 50% के बराबर ही एश्योर्ड पेंशन मिलेगी। 25 साल की सर्विस जरूरी है, नहीं तो आपकी पेंशन मिनिमम पेंशन के हिसाब से एडजस्ट की जाएगी। अगर किसी कर्मचारी की मौत हो जाती है तो उसके परिवार को कर्मचारी की मौत के वक्त तक मिलने वाली पेंशन का 60% मिलेगा।
अगर कोई कर्मचारी 10 साल के बाद नौकरी छोड़ देता है तो उसे 10,000 रुपए पेंशन मिलेगी। हालांकि अब भी देश के कई कर्मचारी यूनियन सरकार के नए यूपीएस सिस्टम का विरोध कर रहे हैं। कह रहे हैं इसमें कई लूप होल्स हैं। यूपीएस की बड़ी कमियां बताते हैं। यूपीएस में कर्मचारियों को अपनी बेसिक पे का 10% देना होगा। ओपीएस में सरकार ही पूरा योगदान करती है। यूपीएस में एवरेज बेसिक पे के 50% के बराबर ही एश्योर्ड पेंशन, जबकि यूपीएस में आखिरी साल की पूरी सैलरी का 50% पेंशन होता था। यूपीएस में एश्योर्ड पेंशन के लिए न्यूनतम 25 साल की सर्विस जरूरी। यहाँ पे जाति फैक्टर भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जातियों के हिसाब से कई राज्यों में सरकारी सेवा में शामिल होने की उम्र 40 साल तक है, तो उन्हें क्या एश्योर्ड पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा, ये भी एक सवाल है। यूपीएस में सरकार ने टैक्स बेनिफिट को स्पष्ट नहीं किया है। जैसे कि एनपीएस में पेंशन पर टैक्स का प्रावधान है। पैसा निकालने पर 60% पर कोई टैक्स नहीं लगता, हालांकि 40% पर सैलरी के हिसाब से टैक्स लगता है। वही ओपीएस में तो कोई टैक्स ही नहीं लगता था। यूपीएस के विरोध करने के पीछे एक और वजह यह भी है कि आखिरी 12 महीनों की बेसिक सैलरी के एवरेज 50% पेंशन को लेकर कुछ लोग संतुष्ट नहीं है, क्योंकि सरकारी नौकरी में कई बार कर्मचारियों को आखिरी वक्त तक प्रमोशन मिलता है, जिससे उसकी आखिरी सैलरी ज्यादा होती है और फिर उस हिसाब से पेंशन कैलकुलेट होती है। लेकिन यूपीएस में यह फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि कैलकुलेशन बेसिक सैलरी पर होगी। चुनाव से पहले सरकार ने एक बड़ा कदम तो उठा लिया है। 1 अप्रैल 2025 से यूपीएस लागू होगी। ये केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, लेकिन सरकार ने कहा है कि राज्य भी इसे अपने यहाँ लागू कर सकते हैं। महाराष्ट्र, जहां इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, यूपीएस को अपने यहाँ लागू भी कर चुका है। खैर, इसका फायदा बीजेपी को कितना मिलेगा, राज्यों के नतीजे बताएंगे जब चुनाव हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल आपके हिसाब से कौन सा पेंशन स्कीम या सिस्टम अच्छा है, हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़